प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व। और ये प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व इसलिए जानना जरूरी है कि हमारे लिए यूपीएससी में ये इससे क्वेश्चन बेस्ट पूछता है और ये रामचरण शर्मा का बेस्ट बुक है। तो हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जो भारतीय जो इतिहास है का अध्ययन करना यानी पढ़ना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें जानकारी मिलती है। इसमें हमें क्या है, जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीनतम संस्कृतियों यानी प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास लोगों ने कब, कहाँ और किस प्रकार किया। तो भारतीय में जो भारत के जो लोग हैं, प्राचीनतम संस्कृतियों में विकास लोगों ने कब, कहाँ और किस प्रकार से किए, कैसे कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की है कैसे उन्होंने क्या किया है, कृषि की शुरुआत की है और संग्रह करने की प्रवृत्ति को विकास कर किस प्रकार से जीवन यापन को सुरक्षित और व्यवस्थित किया है। तो कैसे उन्होंने कृषि का शुरुआत की, संग्रह करने की प्रवृत्ति आई है, विकास और किस प्रकार जीवन यापन को सुरक्षित और व्यवस्थित किया है। इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है, इससे हमें क्या है, इस बात की जानकारी मिलती है कि किस तरह से प्राचीन समय में भारतीयों ने प्रकृति संसाधन को पता लगाया, किस प्रकार के प्रकृति संसाधनों को पता लगाया और उनके इस्तेमाल से जीवन यापन को साधनों को निर्माण किया और किसी जीवन साधनों को निर्माण के दी। इससे हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन निवासियों ने भोजन, आश्रय और यातायात के साधनों का इंतजाम कैसे किया। खेती, बुनाई, कताई, धातुओं निर्माण आदि क्रिया की शुरुआत कैसे की। बनों को काटकर क्या बनाया, बनों को काटकर गांव, शहर और अनंत साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की। तो इससे हमको पता चलता है लोगों को दरअसल तब तक सभ्य नहीं माना जाता है, लोगों को तब तक सभ्य नहीं माना जाता है जब तक वे लिखने की कौशल ना जान ले। उसे सभ्य नहीं माना जाता तब तक वो लिखने के लिए ना जान ले। आज भारत में लेखन की जितनी भी शैलियाँ चलन में हैं, आज भारत में जितने भी लेखन की शैलियाँ चलन में हैं, सब प्राचीन लिपियों से विकसित हुई। और लेखन की जितनी भी जो हम लिखते हैं वो कहाँ से हुआ है, प्राचीन लिपियों से विकसित हुए। वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं को लिए यही सत्य है। जो वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं के लिए यही भी सत्य है। आज हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसका मूल संबंध प्राचीन काल से ही है। आज हम जिस भी हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा का उपयोग करते हैं वो उसका मूल रूप कहाँ है, प्राचीन काल से ही है। और वह कई सदियों से विकसित हुआ और कई सदियों से विकसित हुई है। विविधता में एकता, विभिन्न रेस का मतलब होता है प्रजातियां और जनजातियों समूह के पारस्परिक जुड़ाव की गाथा के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास काफी रोचक है। तो कहा विभिन्न प्रजातियों और जनजातियों के समूह पारस्परिक जुड़ाव यानी दोनों को जुड़ाव हुआ की गाथा के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास काफी रोचक है। आर्य के पूर्ववर्ती ग्रीक, इंडो आर्य, सीथियन, हुना, तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया। कौन कौन लोग बनाया था? आर्य के पूर्ववर्ती ग्रीक, इंडो आर्य, सीथियन, हुक, तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया। हर जनजाति समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला और शिल्प, भाषा एवं साहित्य आदि का विकास में अपना योगदान दिया। सभी ने अपना अपना योगदान दिया। कौन कौन योगदान दिया था? ग्रीक, इंडो आर्य, सीथियन, हुन, तुर्की आदि ने क्या है, कला और शिल्प, भाषा को आदि योगदान दिया। ये सारे लोग और इनकी संस्कृतियां, ये सारे लोग और इनकी संस्कृतियों के लक्षण इस तरह गूंथे हुए हैं कि आज भी इनकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सकती है और आज भी इसकी मौलिकता का स्पष्ट रूप से की जा सकती है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक की संस्कृतियों तत्व को सम्मिलन प्राचीन भारतीयों संस्कृतियों का एक खास विशेषता है। आर्य के उत्तर में वैदिक और पौराणिक संस्कृतियां तथा
तथा आर्य से पहले की संस्कृति के दक्षिण के द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। आर्य से पहले जो संस्कृत की दक्षिण द्रविड़ और तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता। हालांकि ईसा पूर्व 1500 से 500 के वैदिक ग्रंथ में मुंडा द्रविड़ और कई संस्कृतोत्तर शब्द भी पाए जाते हैं। यह शब्द प्रायद्वीप और गैर वैदिक भारत से संबंधित विचारों, संस्था, उत्पाद एवं और अस्तित्व की ओर इशारा करता है। इसी तरह संगम साहित्य कहे जाने वाले प्राचीनतम तमिल ग्रंथ से भी पाली भाषा और संस्कृत के कई शब्द पाए जाते हैं, जो ईसा पूर्व 300 से सन 600 तक प्रयोग किया जाता है। यह भाषा गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के दर्शन वाली भाषा है। तो कैसी भाषा है? दर्शन वाली भाषा है। आर्य से पहले भी पूर्व प्रदेश में रहने वाले जनजाति ने इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस क्षेत्र के लोगों को मुंडा या कोलोरियन भाषा बोलते थे। कौन भाषा बोलते थे? मुंडा या कोलोरियन भाषा बोलते थे। इंडो आर्यन भाषा में प्रयुक्त हैं कपासा, नौकायान, खुदाई, डांडा इत्यादि जैसे कई शब्द के भाषाविदों ने मूलतः मुंडा भाषा से लिया गया बताया है। हालांकि छोटे नागपुर के पठार में मुंडा का कई क्षेत्र में है, लेकिन मुंडा संस्कृति का अवशेष इंडो आर्यन संस्कृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इंडोन आर्यन भाषा में कई द्रविड़ भाषा भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा की ध्वनि एवं शब्दों की जितनी व्याख्या मुंडा संस्कृति प्रभाव के आधार पर की जा सकती है, उतनी ही द्रविड़ संस्कृति के प्रभाव के आधार पर भी की जा सकती हैं। प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों का भूमि रहा है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण या हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। तो प्राचीन भारत में कौन सा धर्म का हुआ? ब्राह्मण या हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। किंतु इन्हें सभी धर्मों संस्कृति ने आपस में समन्वय और संवाद स्थापित किया। भारतवासी बेशक विभिन्न भाषा, धर्म और सामाजिक रीति रिवाज को मानते हो, लेकिन उनकी नियत जीवन शैली समान है। हमारे देश विविधताओं का बावजूद अपनी अंतर्निहित गहरी एकता को दर्शाता है। यहाँ अतीत काल में लोग ने एकता के लिए संघर्ष किया। प्राचीन काल में लोग क्या किया? एकता के लिए संघर्ष किया। भारतीय प्रायद्वीप भौगोलिक रूप से भली भांति सुपरिभाषित था और इसकी भौगोलिक एकता संस्कृति समन्वय से परिपुष्ट थी। हालांकि इसके भीतर कई राज्य, भाषा, संस्कृति और समुदाय थे और धीरे धीरे लोगों ने प्रादेशिक पहचान विकसित की। जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्रीय इकाई के नामकरण विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था। हालांकि पूरे देश का नाम शक्तिशाली संस्कृति समुदाय आर्य के कारण आर्यवर्त पड़ा। आर्यवर्त का भी पर्याय उत्तरी और केंद्रीय भारत से था, जिसका फैलाव पूर्वी से पश्चिम समुद्र तट तक था। भारत का दूसरा नाम भारतवर्ष या भारत भूमि भी था। ऋग्वेद और महाभारत में भारत का व्याख्याक जनजाति या परिवार के रूप में मिलता है, लेकिन महाभारत और उत्तर पूर्ववर्ती गुप्त काल के संस्कृत ग्रंथ में भारतवर्ष की चर्चा है। दरअसल यह नाम पृथ्वी के 90 हिस्से के लिए प्रयुक्त होता था और गुप्त काल के बाद इसे भारत के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीय भारतवर्ष जैसे पद वंध गुप्त काल के बाद ग्रंथ में इस्तेमाल हुआ। इसके बाद गुप्त काल के बाद हिंदुओं शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी शिलालेख महत्वपूर्ण है। हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा पूर्वी 5वीं-6वीं शताब्दी के शिलालेख में मिलता है। यह संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। ईरानी भाषा में शोध ध्वनि बदलकर हो जाती हैं। शोध ध्वनि क्या हो जाती हैं? ईरानी शिलालेख में
हिंदुओं की चर्चा इंदौस पर स्थित एक जिले के रूप में है। इसलिए पुराने समय में हिंदुओं का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। इसका संबंध ना तो धर्म से था और ना ही समुदाय से। इसका संबंध हिंदू शब्द से ना तो धर्म से था और ना ही समुदाय से। हमारे प्राचीन कवि, दार्शनिक और लेखक, 3 आदमी थे हमारे प्राचीन कवि थे, दार्शनिक थे और लेखक, देश को एक अखंड इकाई के रूप में देखता था। देश को कैसे रूप में? अखंड इकाई के रूप में देखता था। वे इस भूखंड के हिमालय से लेकर समुद्र तक एक छत्र फैला हुआ विस्तृत साम्राज्य के रूप में बताते हैं। जिन राजाओं ने हिमालय से केप केओमरीन तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु से आगे तक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की, उनकी सर्वत्र प्रशंसा की गई है। उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था। प्राचीन काल में ही ऐसी राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार स्थापित हुआ। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक ने दूरांत दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया। क्या पूरे भारत में विस्तार। अशोक के शिलालेख भारत पाकिस्तान के अधिकतम सीमा से लेकर अफगानिस्तान तक अलग अलग मिलता है। फिर भी 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त ने गंगा से लेकर तमिल भूमि तक विजय की यात्रा की। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा पुलिकेशन ने हर्षवर्धन को हरा दिया, जो पूरे भारत के राजा थे। क्या किया था पुलिकेशन ने? चालुक्य राजा, कौन चालुक्य राजा था? पुलिकेशन ने हर्षवर्धन को हरा दिया, जो पूरे भारत का राजा था। कमजोर राजनीतिक एकता के बावजूद पूरे भारत के विभिन्न राजनीतिक ढांचा कामोबेश एकता के सूत्र में बांधा हुआ था। विजेताओं और सांस्कृतिक दिग्दर्शन की नज़र में भारत की भौगोलिक सीमा का एक समग्र इकाई के रूप में देखा। विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचानना वे पहली बार सिंधु या इंदौस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और उन्हें पूरे देश का नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया। हिंदी या हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु से लिया गया है। इस आधार पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा, जो ग्रीक शब्द से काफ़ी करीब है। इंडिया कहाँ है? ग्रीक शब्द से काफ़ी फारसी और अरबी भाषा में इंडिया को हिंद कहा गया है। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासक ने सिंध क्षेत्र पर जीतकर हासिल की और इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया। अध्ययन के दौरान भारत में भाषिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लगातार कोशिश दिखता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृतिक भाषा ने भारत में बड़े हिस्से में बोलचाल की भाषा को काम किया। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। बाद में यही स्थान संस्कृति को मिला और संस्कृति ने भारत के सुदूर हिस्से में राजभाषा का काम किया। 4वीं शताब्दी में गुप्त काल के समय यह प्रक्रिया विशिष्ट रूप से विद्यमान थी। हालांकि गुप्त काल के समय भारत में कई छोटे छोटे राज्य के उद्भव हुआ और राजशाही दस्तावेज संस्कृति में लिखा गया। दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्य तमिल की धरती पर भी उतना ही उत्साह और भक्ति से पढ़े गए जितना बनारस और तक्षशिला के विद्वान के बीच। मूलतः संस्कृत में रचित इन महाकाव्य को विभिन्न भाषाओं में कई संस्करण तैयार किया गया। हालांकि भारतीय संस्कृत मूल्य और विचारों के अभिव्यक्ति की चाहे जिस रूप में हो, लेकिन उसका शताब्द समुच्चय भारत में लगभग एक जैसा रहा है। भारत में एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के कारण भारतीय इतिहास पर ध्यान देना आवश्यक है। भारत में जो एक विशेष प्रकार सामाजिक व्यवस्था के कारण भारतीय इतिहास पर ध्यान देना आवश्यक है। उत्तर भारत में विकसित हुई वर्ण जाति व्यवस्था पूरे देश में फैल गया। तो उत्तर भारत में जो हुआ जाति व्यवस्था वो पूरे देश में फैल गया। इसने ईसाई एवं मुसलमान को भी प्रभावित किया। इसने क्या किया? ईसाई और मुसलमान को भी प्रभावित किया। यहाँ तक कि ईसाई और मुसलमान ने भी हिंदुत्व की जाति की व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। वर्तमान के लिए अतीत की प्रासंगिकता
प्रासंगिकता वर्तमान की समस्या के मद्दे नजर भारत के अतीत के अध्ययन के महत्व और बढ़ जाता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को वापस स्थापित करना चाहते हैं और कुछ लोग भारत के गौरवशाली अतीत से भावनात्मक रूप से प्रभावित हैं। यह कला और वास्तुकला के संरक्षित करने या उसके प्रति सरोकार रखने से अलग बात है। वे प्राचीन समाज और संस्कृति की पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए अतीत की साफ और स्पष्ट समझदारी की अपेक्षा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अतीत काल में लोग ने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति की है, लेकिन वर्तमान समय की आधुनिक विज्ञान और तकनीकी की बराबरी करने के लिए यह उन्नति ही पर्याप्त नहीं है। हम इस तथ्य को अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय भी प्रमुखता से विद्यमान था। निचले तबके के लोग को विशेषकर शूद्र और अतिशूद्र अस्पृश्यता को जिस तरह अक्षम बना दिया गया था, वह आधुनिक मस्तिष्क के लिए असहाय था। इसी तरह न्याय व्यवस्था और महिलाओं के साथ भेदभाव की प्रथा पुरुष के पक्ष में काम करती थी। जीवन के पुराने तौर तरीके स्वाभाविक रूप से इन सभी असमानताओं को पुनर्जीवित और मजबूत करेगा। प्राचीन काल में लोग के द्वारा प्राकृतिक और मनुष्य प्रदत्त आपदाओं पर विजय पाने की सफलता हमारे भीतर उम्मीद जाग सकती हैं और भविष्य के लिए हम सबल दे सकती हैं। लेकिन अतीत की तरफ जाने के किसी भी प्रयास का मतलब होगा कि उस सामाजिक अंतर को बनाए रखना जिसे भारत पीड़ित रहा है। अतीत को समझने के लिए जरूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें। प्राचीन काल, मध्यकाल और उसके बाद के अवशेष हमारे वर्तमान में भी मौजूद हैं। पुराने मूल्य, मर्यादा, सामाजिक रीति रिवाज तथा प्रथा हमारे चेतना में इतने भीतर तक समाये हुए हैं कि उससे आसानी से छुटकारा नहीं मिल सकता। दुर्भाग्यवश से जीवन की यह बुराई व्यक्ति और समूचे देश का विकास को बाधित करती हैं और उपनिवेशिक काल में इन्हें जानबूझकर थोपा गया। अतीत की इन बुराइयों को जब हम तक अनुमूलन नहीं किया जाता है, भारत बेहतर तरीके से विकास नहीं कर सकता है। जाति व्यवस्था और अलगाववाद भारत के लोकतांत्रिक एकीकरण और विकास के लिए बोधक हैं। जातिगत भेदभाव एवं पूर्वग्रह के कारण शिक्षित लोग भी मानव श्रम के सम्मान नहीं कर पाते हैं और यह सामान्य मसलों पर भी एकीकरण होना में बाधा पहुंचाता है। महिलाओं को मतदान का अधिकार बेशक दे दिया गया है, लेकिन परंपरागत सामाजिक शोषण उन्हें समाज में अपनी उचित भूमिका निभाने से वंचित रखता है। समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को जीवन का सच भी यही है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन में हम इन दुर्ग्रह को जड़ को गहनता से जांच परखने में मदद करता है और जाति व्यवस्था को बनाए रखने, महिलाओं के दोयम दर्जा देना, संकीर्ण धार्मिक अलगाव को बढ़ावा देना वाले कारणों का उजागर करता है। इसलिए प्राचीन भारत के अध्ययन से हमें न सिर्फ उसकी प्रासंगिकता का बोध होता है, बल्कि अतीत को वास्तविक स्वभाव को समझने में भी सहायता मिलता है और एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास का मार्ग में उपस्थित होने वाली असली बाधाओं को समझ बनती हैं।